तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि बेसिकली यहाँ एजुकेशन का मतलब क्या है कि जिस चीज़ से हमें नॉलेज मिले, ठीक है, हमारे स्किल्स इंप्रूव हो, बिलीव्स एंड हैबिट टू अपलिफ्ट आर स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कि हमारी जो लाइफ को बेटर बना सकता है वो होता है एजुकेशन। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल्स में और बाकी जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से सीखने के लिए मिलती है। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हर किसी का इस पर राइट भी होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए एजुकेशन पर सबका राइट होना चाहिए। और इसी के चलते जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये राइट देता है अंडर आर्टिकल 21A। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्या ये पहली बार हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड कोई पहली बार संविधान ने हमें ये हक दिया या इससे पहले भी कुछ था। तो बात करें अगर आर्टिकल 45 की, तो जो आर्टिकल 45 है कि हमारा डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वहां पर आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब जब पहले से यहाँ पर आर्टिकल 45 था एजुकेशन के लिए, तो हमने इसे आर्टिकल 21A जो अलग से ऐड किया उसमें क्यों शामिल करा, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई जब पहले से आर्टिकल 45 में है। तो यहाँ पर आर्टिकल 21A लाने का रीजन ये था कि ये अब अपने आप में एक फंडामेंटल राइट बन गया और आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा भी तो आप इस बात को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। लेकिन वो चीज़ डीपीएसपी केस में नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी पे पूरी तरह से किसी को इन्फोर्स नहीं करता उसे करने के लिए कि ये करना ही करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई ये काम नहीं करने देगा तो आप पे कोई बहुत बड़े चार्जेस लग जाएंगे। जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डीपीएसपी हमें वो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होने के बाद भी हमने आर्टिकल 21A के अंदर ये जो एजुकेशन का राइट है ये लोगों को दिया और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया। अब हम देखेंगे कि जो इसकी शुरुआत है, ठीक है, वो हुई कैसे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 45 हमारे पास था डीपीएसपी के अंदर, जिसमें बात की गई थी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की। अब उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है आरटीई पे, राइट टू एजुकेशन पर, जिसपे जो रामामूर्ति कमेटी होती है उसकी रिपोर्ट आती है इन 1990, ठीक है। फिर उसके बाद मोहिनी जेट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक लैंडमार्क केस होता है, ये आता है। उसके बाद फिर तपस मजूमदार कमेटी की रिपोर्ट आती है, और इस कमेटी को क्यों सेटअप किया जाता है, टू इंसर्ट आर्टिकल 21A। तो ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आर्टिकल 21A है वो किस कमेटी के थ्रू सेटअप किया गया था। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वो कौन सी कमेटी थी, तपस मजूमदार कमेटी, ओके। अब इसके बाद एक अमेंडमेंट की जाती है, और कौन से नंबर की अमेंडमेंट होती है ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो 86 अमेंडमेंट होती है, कब हुई, 2002 में हुई, जिसके अंडर क्या हुआ, आर्टिकल 21A को पूरी तरह से फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसको एप्लीकेबल कर दिया। राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड, ओके, क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या आया, पहला जो डॉक्यूमेंट आया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कौन लेकर आया उसे, रामामूर्ति कमेटी। उसके बाद एक केस आया ये, ठीक है, इससे चीज़ों को और क्लियर कर दिया। फिर तपस मजूमदार कमेटी की वजह से आर्टिकल 21A को सेटअप किया गया। और जब किसी भी आर्टिकल को सेटअप किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ आर्टिकल 21 क्या था, अब यहाँ पर इसके अंदर आर्टिकल 21A करके इसको सेटअप किया गया, तो उसके लिए अमेंडमेंट तो जरूरी थी। तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान में आप जब कुछ भी ऐड करते हैं, चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 86 नंबर की अमेंडमेंट थी जो 2002 में की गई थी, जिसके थ्रू हमारा राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट कर दिया था, ओके। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि 86 अमेंडमेंट 2002 में क्या चेंजेस किए गए थे या क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पर स्टेट से क्या कहा गया है कि वो सभी चिल्ड्रन को, ठीक है, जिनकी एज 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में है, ठीक है ना, 6 to 14 ईयर्स के बीच के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करे, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे को जो सरकार है, जो स्टेट है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ओके। अब जब यहाँ पर अलग से आर्टिकल बना दिया, और ये सब तो आर्टिकल 21A के अंदर चल रहा है, तो अब क्या किया गया, जो आर्टिकल 45 था हमारे पास, जो पहले एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आ रहा था, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, अब उसको अमेंड करने की जरूरत पड़ गई, है ना, क्योंकि पहले से आर्टिकल कर दिया तो उसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 45 जो पहले बात कर रहा था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, वहां पर अब क्या कर दिया कि स्टेट पूरी कोशिश करेगा, ठीक है ना, हर वो प्रयास करेगा, क्या प्रयास करेगा, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का। अब इस प्रयास के ऊपर तो आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते हो, है ना, लेकिन अपने आर्टिकल 21A को यूज करके आप जरूर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो अगर आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन या आपके बच्चों को नहीं मिलती है, अगर आप 6 से 14 साल तक की उम्र के बीच के हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट में इसलिए इसे इंक्लूड किया गया। अब दोनों में आप फर्क समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 51 क्या है, अब यहाँ पर इतना छोटा बच्चा है 6 से 14 साल तक का, उसमें खुद में तो इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है
कि उसे स्कूल जाना है, उसे पढ़ना है। तो यहाँ पर आर्टिकल 51 ये क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक आर्टिकल है ये, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आप सबको पता है कि जिस तरह से हम सरकार से, हमारे स्टेट से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, वैसे ही हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को पूरी तरह से उनको सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही फंडामेंटल ड्यूटी जो हर सिटीजन को दी जाती है कि जैसे कि अपने नेशनल फ्लैग की आप रिस्पेक्ट करो, अपने आसपास क्लीन इन्वायरमेंट रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 51 में वही बात कही गई है कि यहाँ पर हर सिटीजन की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को, ठीक है, या अपने आसपास के अगर बच्चे उन्हें ऐसे कोई दिखाई देते हैं जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको पूरी तरह से गाइड करें, उनको स्कूल भेजें, क्योंकि वो उनका राइट है कि 6 से 14 साल तक के बीच में स्टेट उनको प्रोवाइड करवाएगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, तो क्यों छोड़ें फिर। तो यहाँ पर ये एक ड्यूटी भी बनाती है, क्योंकि छोटे बच्चे इतने मैच्योर नहीं हो सकते कि वो खुद से स्कूल चले जाएं। तो ये था हमारा 86 अमेंडमेंट 2020, तो ये था हमारा 86 अमेंडमेंट 2002। और उसके बाद जो भी चेंजेस आए, जो अमेंडमेंट की गई आर्टिकल 45 में, मैंने आपको वो भी बता दी, और साथ में एक फंडामेंटल अलग से जो ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी, उसको भी इंक्लूड कर दिया अंडर आर्टिकल 51। अब एक और एक्ट आता है 2009 में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किसको देना है, वो हमें जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बीच के हैं, ठीक है, सबको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। पॉइंट क्या कहता है, मैंडेट 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये जो रिजर्वेशन की बात करी है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ, गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ या प्राइवेट स्कूल में भी, तो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में मिल सकता है। और कैसे मिलेगा ये, लेकिन इसके लिए आपको जो आपकी प्रेफरेंस है पहली, वो गवर्नमेंट स्कूल की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में सीट्स नहीं है ना, आपके बच्चे के लिए वहाँ पर जगह नहीं है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका बच्चा वहाँ पर नहीं जा सकता है, उस गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सकता है, काफ़ी दूर पड़ रहा है, तो उस केस में आप अपने आसपास अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर आपको वो 25% रिजर्वेशन उस प्राइवेट स्कूल में मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस 25% रिजर्वेशन का यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, जो कि SC ST या फिर जो भी अदर सोशल बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए। तो ये पूरा आपको समझ आ गया होगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। इसके अंदर ये सारी चीजें कही गई थी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा आर्टिकल 21A है उसमें बात की गई थी एजुकेशन के लिए जो हमारा 6 से 14 साल तक का कोई भी जो चाइल्ड है उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है 3 to 18 ईयर्स के लिए, ठीक है ना, कि 3 साल से लेकर 18 साल तक के बीच के जितने भी बच्चे हैं सबको एजुकेशन मिलना ही मिलना चाहिए, उनका राइट है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो ये हो गया एज का 6 to 14 और वहाँ पर 3 to 18। सेकंड पॉइंट है 10+2 सिस्टम। ये 10+2 सिस्टम आप सबको पता है 10th 11th 12th, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस सिस्टम में पढ़ते आए हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको क्या कर दिया है, 5+3+3+4 ये सिस्टम कर दिया है, जिससे कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है, ठीक है ना, वो बहुत ही अच्छे से चल सके, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। तो ये चेंजेस आई है आर्टिकल 21A में जो थे, और अब जो चेंजेस हुए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, तो वो ये सारे चेंजेस है। तो कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। मेन फोकस तो यहाँ पर यही है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, उस पर कैसे वर्क किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो चीज़ें बच्चों को भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन है, ये फ्यूचर जनरेशन है। तो इसीलिए इस तरह के जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आर्टिकल 21A आप दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। इसमें जितने भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पर सारे ही पॉइंट वाइज कवर करने की कोशिश करी है। आप चाहे तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो सब चीज़ें बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है या आपको कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और यहाँ पर ही हमारी वीडियो एंड हो जाती है। प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।